अरे क्या हुआ बेटा? क्या चाहिए तुम्हें? चावल दूं या आटा दूं? आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। तुम इस गांव के लगते नहीं हो। क्या नाम है तुम्हारा? सविता जरा जल्दी करो, कहीं सोहन उठ ना जाए। हो गया जी, बस आ रही हूँ। हे भगवान, सोहन की रक्षा करना। अब हमारे पास मृत्यु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस वक्त मोहन सिर्फ 9 साल का था। सोहन, मेरे बच्चे, मेरे लाल, अपना ख्याल रखना और हम दोनों को माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर सविता और बिरजू दोनों जंगल की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर में वे दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। सविता, घर में कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं जी, घर में कुछ भी नहीं छूटा है जिससे सोहन को पता चल सके। इसके बाद बिरजू और सविता दोनों जहर खाकर वहीं अपनी जान दे देते हैं और वहीं मर जाते हैं। अगली सुबह जब सोहन उठता है तो इधर उधर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? चलो मुझे जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। सोहन अपनी माँ को बुलाता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह उठकर रसोई में जाता है। अरे, माँ तो यहाँ भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? सोहन परेशान हो जाता है और पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन जब उसे घर में कोई नहीं मिलता है तो उसे चिंता होती है। इसके बाद वह पड़ोस में जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। रामू चाचा मेरी माँ को देखा है क्या? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मुझे भूख भी बहुत जोरों से लगी है। नहीं सोहन, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। ठीक है रघु चाचा। सोहन उदास होकर अपने घर लौट जाता है और आंगन में बैठ जाता है। पता नहीं माँ और पापा दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। उन्होंने आज तक कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सोहन उदास मन से बैठा था। थोड़ी ही देर में सोहन की आंख लग जाती है और वो वहीं सो जाता है। शाम का समय था। सोहन जल्दी से उठता है। माँ, पापा, कहाँ हो आप? मुझे बहुत डर लग रहा है। सोहन इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद सोहन उदास होकर कहता है, हे भगवान, मेरे माम पापा दोनों कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे। कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए? मुझे बहुत डर लग रहा है। सोहन भूखा था। वो उठकर घर में जाता है और घर में खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और पता नहीं माँ पापा कहाँ चले गए। मुझे डर भी लग रहा है। भगवान मेरी रक्षा करना। सोहन बिना कुछ खाए पिए जाकर सो जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि सोहन के माता पिता उसे छोड़कर कहीं भाग गए हैं। बेचारे सोहन की तो जिंदगी खराब कर दी। उसके माता पिता ने बताओ अब सोहन कहाँ जाएगा? अभी बच्चा ही तो है। ये कौन सा बड़ा हो गया है जो अपने आप काम करके खा लेगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो मित्र। इस बेचारे 8-9 साल के बच्चे की क्या गलती थी जो इसे इस हालत में छोड़ के चले गए। गांव के लोग सोहन के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहीं पास में खड़ा सेठ मणिराम यह सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। इसके बाद वह जल्दी से सोहन के घर जाता है। सोहन, अरे ओ सोहन के बच्चे, बाहर निकल। इतना सुनकर सोहन जल्दी से बाहर आता है। जी सेठ जी। अरे सोहन, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गए हैं। अब तू यह बता,
मेरे कर्ज के पैसे कौन लौटाएगा? क्या कर्ज के पैसे? हाँ, कर्ज के पैसे जो तेरे पिता ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही भाग गया। तू बता, मुझे कैसे मेरे पैसे वापस लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा ले देकर? बस मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। मैं भला कैसे आपके पैसे लौटाऊंगा? इस झोपड़ी का मैं क्या करूं? ये सब तेरे बाप को भागने से पहले सोचना था। अगर पैसे नहीं है तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी और तभी यह कर्ज चुकेगा, और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। बोल, अब चुप क्यों है? सोहन नादान था और मजबूर भी था, इसलिए वह आसानी से सेठ मनीराम की बात मान जाता है। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। मैं रोज आपके खेतों में मजदूरी करूंगा। इसके बाद सोहन सेठ मनीराम के खेत में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वह मजदूरी करने के बाद सेठ मनीराम सोहन को सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वह भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। ये ले और इसे खाकर चुपचाप सो जा, और कल सुबह सूरज उगने से पहले उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं। जी सेठ जी। सेठ मनीराम सोहन को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वो कोई जानवर हो। लेकिन हालातों के आगे सोहन भी मजबूर था और चुपचाप सेठ की मार खा लेता। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और सोहन 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह सोहन को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वह जल्दी से मनीराम के खेतों की तरफ भागता है। आज तो उठने में बड़ी देर हो गई, जल्दी से खेत पहुंचता हूं, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही सोहन खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि सेठ मनीराम लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहा था। उसे ऐसे देखकर सोहन बहुत घबरा जाता है। सेठ जी माफ कर दीजिए सेठ जी, उठने में जरा देर हो गई, आगे से कभी भी नहीं होगा। अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं। रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ सोहन को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो सोहन हमेशा सेठ जी की मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन आज सोहन सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी, और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? सेठ सोहन का ऐसा जवाब सुनकर बौखला जाता है और गुस्से में बोलता है, अच्छा, तो तू क्या सोचता है सोहन, गलती किसकी है? मेरी? अरे तेरे जैसे को तो अपने सगे माँ बाप ने भी नहीं रखा, छोड़कर भाग गए, और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जबान लड़ाता है। जा, निकल जा मेरे खेत से, और वापस कभी मत आना, ना ही मेरे खेत में और ना ही मेरे घर पे। जब भूखा मरेगा तब आएगा मेरे पास वापस लौटकर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सोहन का मन उदास हो जाता है। ठीक है, मैं जा रहा हूं सेठ जी। वो खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ जाने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वो कहां जा रहा है, मगर सोहन सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ उससे छीन लिया था। वह जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। अब कभी वापस उस गांव में लौटकर नहीं जाऊंगा, चाहे जैसे भी मुझे अपना गुजारा करना पड़े, चाहे मुझे भूखा ही क्यों न सोना पड़े। यह सब सोचते हुए भूखा प्यासा सोहन जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर उदास होकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद सोहन आगे बढ़ता है। सोहन उदास होकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी सोहन की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर
तपस्या कर रहे थे। सोहन को ऐसे पास खड़ा देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बात है, बड़ा परेशान लग रहे हो? हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भोग, प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस झोपड़ी के अंदर जाओ। वहां कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठाकर ले आओ। सोहन साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर जाकर कुछ फल उठा लाता है। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बाकी फल सोहन को दे देते हैं। यह कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के तुम खा लो। तुम बहुत भूखे लग रहे हो, लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। सोहन को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद बाबा। आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा हूं। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ लाना देखूं तो तुम्हारे हाथ में क्या लिखा है? सोहन साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। सोहन का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी है। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। सोहन को साधु की बात पर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। सोहन की बात पर साधु मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर भाग गए हैं जब मैं सिर्फ 9 साल का था। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो। और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूं। यह सब सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुरा देते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए। तुम्हारा आगे का रास्ता पश्चिम दिशा की ओर ही है। मेरा काम है तुम्हें सही मार्ग दिखाना। इसके बाद सोहन पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और सोहन को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर सोहन को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया। मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। सोहन गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है कि तभी उसे मोतीलाल नाम के एक आदमी की राशन की दुकान नजर आती है। मोतीलाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात कर रहा था। सोहन को देखकर वो उसे कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? चावल दूं या आटा दूं? आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। तुम इस गांव के लगते नहीं हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी, वो मैं इस गांव का नहीं हूं और मुझे कोई राशन का सामान नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में आप मुझे बस आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ये सब राशन के खाली डब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे अनुज को कितना बुलाया, लेकिन वो आया ही नहीं। सोहन बड़े मन से मोतीलाल की मदद करने लगता है। मोतीलाल को भी सोहन से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते मोतीलाल सोहन को अपने घर ले जाता है, जहां पर सिर्फ मोतीलाल और उसका बेटा अनुज अकेले रहते थे। अनुज की मां का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, यह किस भिखारी को उठाकर ले आए आप? तमीज से बात कर अनुज, यह सोहन है। आज रात ये यहीं रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पे? पता है आज कितना काम था। अरे पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ हाँ, सब जानता हूं तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूं।
नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया है, वही बहुत है। सच में तुम खाना बना दोगे? हाँ हाँ जरूर। और देखना, आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। इसके बाद सोहन मोतीलाल और उसके बेटे अनुज के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। आओ सोहन, तुम भी बैठो, हम सब साथ ही बैठकर खाते हैं। क्या मैं और वो भी आपके साथ? हाँ हाँ, और क्या, आओ। सोहन जब यह देखता है कि मोतीलाल उससे इतने प्यार से बात कर रहा था तो वह भावुक हो जाता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहे हो? किसी की याद आ रही है क्या तुम्हें? सेठ जी, बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझसे ऐसे प्यार से बात की है, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। इसके बाद वो सब साथ बातें करते करते भोजन करने लगे। अगले दिन सुबह सुबह सोहन जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो यह उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, और अनुज सेठ को भी उठा दीजिए। वाह, क्या खुशबू है चाय की। वाह, अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया सोहन। ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी, तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हां, ये क्या सेठ जी लगा रखा है। एक काम कर, तू मुझे चाचा बुलाया कर। मोतीलाल की बात सुनकर सोहन को बेहद अच्छा लगता है। वो खुशी से कहता है, ठीक है मोती चाचा। इसके बाद तीनों नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद सोहन मोतीलाल से कहता है, मोती चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी। अब मैं चलता हूं। सोहन, कहां जा रहे हो? तुम तो किसी को इस गांव में जानते भी नहीं। चाचा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूं, क्या पता कुछ काम ही मिल जाए। सोहन, एक काम करो, तुम राजा के दरबार में चले जाओ। राजा विक्रम बड़े दयालु हैं, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है मोती चाचा, मैं सबसे पहले राजा विक्रम के दरबार में ही जाऊंगा। इसके बाद सोहन मोतीलाल की आशीर्वाद लेता है और राज्य दरबार की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। सोहन के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसे उम्मीद थी कि राज्य दरबार में उसे कुछ काम मिल जाएगा। सोहन जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसके सामने एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। अरे यह पक्षी तो काफी घायल है, ऐसा लगता है जैसे यह मर चुका है। सोहन उसे गौर से देखता है, लेकिन पक्षी की सांसें थोड़ी सी भी नहीं चल रही होती हैं। शायद यह पक्षी मर चुका है। इसके बाद सोहन उस पक्षी को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है और चलते चलते वह सोचता है, शायद वह पक्षी जिंदा तो नहीं। क्यों ना मैं उस पक्षी को अपने साथ राज्य दरबार ले जाऊं और ले जाकर राजा को दे दूं। महल में अनेक प्रकार के हकीम रहते हैं जो पक्षी को जरूर बचा लेंगे। सोहन इतना सोचता है और लौटकर वापस आ जाता है और उस पक्षी को हाथ में उठाकर जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद सोहन पक्षी को लेकर दरबार के अंदर पहुंचता है। सोहन के हाथ में पक्षी देखकर राजा चौंक जाता है और जल्दी से सोहन के पास आता है। यह पक्षी तुम्हारे पास कहां से आया? सोहन राजा की बात सुनकर डर जाता है। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो जंगल के रास्ते से आ रहा था तो मुझे यह पक्षी रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा क्यों ना इस पंछी को राज्य दरबार ले जाऊं, शायद इसकी जान बच जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हाँ, मुझे पता है कि इसे तुमने नहीं मारा है। क्या तुम्हें पता है यह किसका पक्षी है? किसका है महाराज? मुझे नहीं मालूम, मैं तो इस गांव का भी नहीं हूं। यह पक्षी यहाँ के राजकुमार रवि का था, जो कि मेरा इकलौता पुत्र था। और तुम्हें पता है वो राजकुमार कौन है? सोहन डरते डरते कहता है, कौन है महाराज? वो राजकुमार तुम हो। तुम बचपन में खेलते खेलते जंगल में गुम हो गए थे। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे। बेटा, यह पूरा राज्य 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
क्या मैं? नहीं महाराज, मैं राजकुमार नहीं हो सकता। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मुझे तो मेरे माता पिता ने बचपन में ही अकेले छोड़ दिया था। बेटा, वो तुम्हारे माता पिता नहीं थे। वो दोनों डायन थे जो तुम्हें जंगल से अपहरण करके ले गए थे। लेकिन यह सब आपको कैसे पता, और मुझे तो कुछ याद नहीं। बेटा, तुम्हारे गुम हो जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी अचानक एक दिन एक साधु आते हैं और उन्होंने ही बताया था कि 25 साल बाद एक आदमी मरे हुए पक्षी को लेकर राज दरबार में आएगा। वही होगा इस राज्य का राजकुमार। सोहन ये सब सुनता है और उसे विश्वास नहीं होता है कि तभी उसे साधु की बात याद आती है। क्या हुआ बेटा? ज्यादा सोचो मत। अब तुम आ गए हो ना, अब सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद सोहन अपने माता पिता के साथ राजमहल में रहने लगता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।